Now beta we have moving coil galvanometer. Beta it is a device to detect the current in a circuit, and also with some modifications on the galvanometer we can use it for determine the potential difference across any resistor. So beta now I will talk about its principle. If a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque, and in the last topic you have done this, and torque comes out to be equal to NIAB cos theta or NIAB sin phi. Clear? So beta, look at its construction. In the moving coil galvanometer, we have used concave shaped horseshoe magnets, north pole and south pole. But A, B, C, D, it is a rectangular coil having large number of turns, and these are wound over this soft iron core. Clear? And better two ends of this rectangular coil are attached with these two hair-like springs made up of phosphorus branch. And beta one pointer is attached with this coil, and this is the readings with the help of which you can deduct the value of current. So what happens when the current will start flow in ABCD coil? But it will experience a torque, and with it this spring will get twist, and with them this pointer also will get deflect. तो बेटा ये जितना डिफ्लेक्ट होगा, मान लो सपोज करो ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आपको रीडिंग दी जाएगी. विद द हेल्प ऑफ दैट रीडिंग यू विल कम टू नो दैट द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट. ठीक है. तो बेटा यहाँ पर मैंने दो टर्मिनल दिखाए हैं, 1 एंड 2. तो ये बेटा आउटर सर्किट में लगते हैं, जिस सर्किट में हमें करंट को डिटेक्ट करना होता है. ठीक है. तो बेटा यहाँ पर हमारा मेन एम क्या है? हमारा मेन एम ये है कि जितना ज़्यादा करंट इस सर्किट में होगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर डिफ्लेक्शन होनी चाहिए. तो ये डिफ्लेक्शन इन द पॉइंटर शुड डायरेक्टली डिपेंड ऑन द करंट फ्लोइंग इन द coil. Clear? So beta, due to this purpose we have taken concave shaped horseshoe magnet and soft iron core. How beta? First of all you should look at the expression of torque. Torque क्या होता है? NIAB cos theta. यहाँ पर थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ प्लेन ऑफ कॉइल विद मैग्नेटिक फील्ड. और बेटा जब ये रोटेट होगी विद द रोटेशन ऑफ द कॉइल, ये जो स्प्रिंग्स है ये भी ट्विस्ट करेंगे. तो ट्विस्टिंग मान लो मैं कहता हूँ कि अल्फा से हो गई, तो टॉर्क जो होता है रीस्टोरिंग टॉर्क इन द स्प्रिंग वो डायरेक्टली डिपेंड कर जाएगा अल्फा एंगल पर. तो बड़ा जब ये कांस्टेंट को मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर मैं के लगा दूंगा, के अल्फा. तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क है इस स्प्रिंग के अंदर. तो जितना टॉर्क इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर लगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? रीस्टोरिंग टॉर्क इन दी स्प्रिंग्स. तो एन आई ए बी कोस थीटा को के अल्फा लिखा, अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ गई एन आई ए बी के कोस थीटा. बेटा एन तो नंबर ऑफ लूप्स होते हैं, कांस्टेंट होता है. करंट ये आउटर सर्किट पर डिपेंड करता है कि कितना करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, और वही करंट इसमें एंटर होगा. ए कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कॉइल. बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हम रखते हैं. के बेटा ये कांस्टेंट क्वांटिटी है. तो बेटा यहाँ पर अल्फा आई कोस थीटा पर डिपेंड कर गया. तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन इन द पॉइंटर है, it is not, it does not depends directly on the current, it also depends on cos theta. तो हम ये cos theta की डिपेंडेंस को हटाना चाहते हैं. for that we have used concave shape magnets and soft iron core. कैसे बेटा? concave shape magnets and soft iron core, soft iron core की जो permeability होती है, permeability means tendency to enter the magnetic field of lines, वो हाई होती है. तो इसका मीनिंग है सॉफ्ट आयरन कोर के कारण इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हाई होगी. ठीक है. सेकंड, कॉनकेव शेप और ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, इनकी हेल्प जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो रेडियल बनता है. रेडियल का मीनिंग क्या बेटा? रेडियल का मीनिंग होता है कि एवरी टाइम द मैग्नेटिक फील्ड विल बी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. तो बेटा उस केस में यदि मैं टॉर्क को एन आई ए बी साइन फाई की टर्म में लिखूँ, फाई क्या है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो बेटा जब ये कोयल ऑफ द, ये प्लेन ऑफ द कोयल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड यदि कोयल के पैरेलल हो गया, कोयल के प्लेन के पैरेलल हो गया, तो नॉर्मल एंड बी के बीच एंगल 90 हो जाएगा. तो साइन 90 कितना होता है? 1. तो के अल्फा को एन आई ए बी लिखा जा सकता है, अल्फा को एन आई ए बी ओवर के. तो यहाँ से बच्चे अल्फा डायरेक्टली डिपेंड करता है आई के ऊपर. तो यही तो हमें चाहिए था. ये पॉसिबल कब हो सका? जब कॉनकेव शेप मैग्नेट्स एंड ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इनकी हेल्प से हमने मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाया.
रेडियल का मीनिंग है एट एवरी टाइम मैग्नेटिक फील्ड विल बी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो प्लेन का नॉर्मल है एरिया वेक्टर बी के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, तो बेटा ये हेयर स्प्रिंग जो फॉस्फोरस ब्रोंज के हम क्यों लेते हैं, क्योंकि बेटा जब ए बी सी डी कोयल में डिफ्लेक्श टॉर्क लगेगा तो उसके साथ ये जो स्प्रिंग्स है ये भी ट्विस्ट करेंगे। तो यदि हमने मान लो स्प्रिंग ऐसा ले लिया जिसके आफ्टर सम टाइम ट्विस्टिंग करते करते वो टूट गया, तो ये तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो हम यहाँ पर उस मटेरियल के स्प्रिंग्स लेते हैं जो हाईली इलास्टिक हो, मान लो बार बार ट्विस्टिंग हो भी जाए तब भी उसकी इलास्टिसिटी पर असर ना पड़े। ठीक है, ओके बेटा। नाउ यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा है रेक्टेंगुलर कोल ए बी सी डी consisting of a large number of turns are wound over soft iron core. When it is kept in magnetic field, it experiences a torque. The motion of coil is controlled by two phosphorus bronze hair-like springs. Clear? Due to high elasticity, there will be restoring torque in the springs, and the whole apparatus is kept in permanent magnet concave shaped magnets. Reason मैंने लिख दिया है, they make field radial. In such a field, the plane of coil is parallel to magnetic field, that is phi is equal to 90 degree. Clear? तो बेटा जब अल्फा डायरेक्टली डिपेंड करेगा आई पर, तो इसका मीनिंग क्या है, जितना सर्किट में करंट ज़्यादा बनेगा तो इसमें भी करंट ज़्यादा आएगा, तो जो पॉइंटर है उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ओके बेटा। नाउ यहाँ पर फंक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर मैंने लिख दिया, टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड एंड टू मेक फील्ड रेडियल। वर्किंग में देखते हैं, वर्किंग में पहले आपको बता चुका हूँ, टॉर्क होता है NIAB sin phi। ठीक, यहाँ पर जो फाई एंगल है, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू कोल एंड मैग्नेटिक फील्ड है। वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर एंड concave shape magnets to make magnetic field radial, that is phi angle 90। तो टॉर्क यहाँ से कितना गया NIAB। ठीक है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ कोल देयर विल बी ट्विस्टिंग इन द स्प्रिंग, ड्यू टू दैट ट्विस्टिंग जो पॉइंटर है, तो बेटा जितने एंगल से ये स्प्रिंग ट्विस्ट होगा उतने ही एंगल से ये पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट होगा। तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा अल्फा के ऊपर। तो जो डायरेक्टली का साइन है, इस साइन को हटाया तो मैंने यहाँ पर के लिख दिया। के क्या है, टॉर्जन कांस्टेंट। टॉर्जन कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा, यदि मैं के की वैल्यू यहाँ से देखूँ, रीस्टोरिंग डिवाइड बाय अल्फा में लिख सकता हूँ। तो टॉर्जन कांस्टेंट क्या है, टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। क्लियर? तो बेटा यहाँ से NIAB के अल्फा के बराबर आ गया, तो आई की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ से अल्फा आई पर, ये तो मान लो कोई करंट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ जाए तो ये वैल्यू निकल गई। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फा आई पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है, ओके बेटा। यहाँ से एक और बात देखना, जो अल्फा यदि आई पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, ये लीनियर स्केल बन गया। लीनियर का मीनिंग क्या है, जैसे मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जैसे जैसे एक्स की क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे वाई की क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो ग्राफ लीनियर आता है। ठीक है, ओके बेटा। अब कुछ डेफिनेशन हम करेंगे फिगर ऑफ मेरिट। इट इज डिफाइंड एज करंट विच प्रोड्यूसेस यूनिट डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। जी को मैंने लिखा फिगर ऑफ मेरिट, इट्स वैल्यू इज आई अपॉन अल्फा। तो बेटा यहाँ से आई अपॉन अल्फा के लिए के अपॉन NAB मैंने लिख दिया है। तो इसको बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट, कि यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए। ठीक है, ओके बेटा। नाउ सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। बेटा गैल्वेनोमीटर इज ए हाईली सेंसिटिव डिवाइस। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये होता है बेटा कि यदि सर्किट में करंट कम फ्लो कर रहा है, कम करंट के लिए भी यदि ये पॉइंटर ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर दे तो गैल्वेनोमीटर कहलाता है हाईली सेंसिटिव। और यदि पीछे से वोल्टेज स्मॉल चेंज भी हो गई तब भी यदि पॉइंटर में ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ जाए तब भी गैल्वेनोमीटर हाईली सेंसिटिव कहलाता है। तो यहाँ पर दो सेंसिटिविटी हम पढ़ेंगे, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो गैल्वेनोमीटर इज मोर सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज डिफ्लेक्शन for small current and as well as for small voltage across it। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट फ्लोज। IS के लिए अल्फा रो आई, तो यूनिट करंट के लिए कितनी डिफ्लेक्शन आई,
तो एन बी ए के, यदि मुझे करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, या तो मैं एन को बढ़ा दूँ, बी कांस्टेंट है, एरिया को बढ़ा दूँ, के सॉरी बी कांस्टेंट है लेकिन वो हम अपने नज़रिए से इसको बढ़ा सकते हैं। तो एन बी ए के इन टर्म को इंक्रीज और डिक्रीज करके हम आई एस के को बढ़ा सकते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी, बेटा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, दैट इज अल्फा ओवर वी। तो बेटा यहाँ पर देखते हैं अल्फा और आई की वैल्यू, एन बी ए के वी एस अल्फा ओवर वी, वी की वैल्यू आई आर होती है, अल्फा ओवर आई की वैल्यू एन बी ए के है, ये लिख लिया। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को मैं लिख सकता हूँ करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय आर। तो बेटा सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाता है, यदि मैं करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा दूं, क्या इसका ये मीनिंग है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी मैंने बढ़ा दी है? इसका मीनिंग ये नहीं होता बेटा। क्यों? सपोज करो मैं एन की वैल्यू को बढ़ा देता हूँ करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, तो बेटा जितने नंबर ऑफ कोयल्स बढ़ेंगे रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा। तो बेटा एन बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, तो ये रेशियो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो वी एस की वैल्यू क्या बन गई? कांस्टेंट। मैंने यही लिखा है कि इंक्रीज इन करंट सेंसिटिविटी डजंट मीन दैट इंक्रीज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी, बिकॉज यदि मैं करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता हूँ बाय एन, द आर आल्सो इंक्रीजेस सच दैट वी एस कांस्टेंट। क्लियर? ओके बेटा, अब एक क्वेश्चन आता है कि ऑन विच फैक्टर सेंसिटिविटी डिपेंड्स। एन पर भी करती है, बी पर भी, ए पर भी एंड के पर भी। अब इनके लिए थोड़ा देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है सीबीएसई में। सबसे पहले यदि मैं एन के जरिए सेंसिटिविटी को बढ़ाऊं, इफ आई इंक्रीज द सेंसिटिविटी बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, बच्चे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इस कोयल के अंदर उतनी ही ज़्यादा लेंथ होगी, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो हम एन की वैल्यू को एक बियॉन्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए वी हैव टेकन सॉफ्ट आयरन कोर। बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द कोयल, बेटा यदि मैं एरिया को बढ़ा दूंगा तो जो गैल्वेनोमीटर है बल्कि हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एरिया को भी एक लिमिट्स के बियॉन्ड हम इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके बेटा, लास्ट, बाय डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टॉर्जन कांस्टेंट, यदि मैं यहाँ पर के की वैल्यू को कम कर दूँ, सेंसिटिविटी विल गेट इंक्रीज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टेकन द स्प्रिंग्स ऑफ फॉस्फोरस ब्रांच। बड़ा इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, खराब नहीं होते, परफेक्ट इलास्टिक होते हैं, नॉन मैग्नेटिक होते हैं, हैविंग लो वैल्यू ऑफ के होती है। इनकी जो के वैल्यू होती है बहुत कम होती है, तो के वैल्यू कम है तो सेंसिटिविटी विल गेट इंक्रीज। क्लियर? ओके बेटा, नाउ वी विल डू द यूजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर। बेटा गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर की तरह भी यूज कर सकते हो। आपने लैब में देखा होगा, एक तरफ गैल्वेनोमीटर एक तरफ एमीटर। गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी वेरी वेरी हाई होती है, ये केवल करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है। एमीटर टू टेक द वैल्यू ऑफ करंट। ये समझो, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से तो हम केवल डिटेक्ट करते हैं, एमीटर की हेल्प से करंट की रीडिंग भी लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि गैल्वेनोमीटर में ऐसा हुआ क्या कि हमें इसको एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। बेटा गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी होती है वो वेरी हाई होती है। तो स्मॉल करंट के लिए भी जो ये पॉइंटर होता है, ये स्मॉल करंट के लिए जो पॉइंटर होता है ये ज़्यादा डिफ्लेक्शन आपको देता है। तो यदि मान लो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इसमें एंटर हो गया, तो ये डिफ्लेक्शन जो ये लिमिट्स हमने दे रखी है डिवीजन, इनको इस स्केल को पार कर जाएगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि गैल्वेनोमीटर में बर्न आउट। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो इसका एक तरीका होता है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में मैं क्या करता हूँ, वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, जिसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। तो बेटा जिस सर्किट में हमने इसको लगाया है तो इसका रेजिस्टेंस तो बहुत कम है। तो जैसे मान लो मुझे आई की वैल्यू मेजर करती है, तो आई का जो मैक्सिमम पार्ट है वो इससे पास होते हुए यहाँ पर आ जाएगा। तो जी से केवल उतना ही करंट पास होगा जो ये टॉलरेट कर सकता है, जिसकी अमाउंट है आई जी, ठीक है। देखो बेटा, यदि मैंने मान लो शुरू में जी किसी सर्किट में ऐसे लगाया होता, ये हैंडल तो कर सकता आई जी, यदि पीछे से आई अमाउंट ऑफ करंट आ गया तो हैंडल कर ही नहीं पाएगा, इट में बर्न आउट। तो बेटा इसको अवॉइड करने के लिए हमने एक शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में अटैच किया।
तो बेटा इस आई का जो मैक्सिमम पार्ट है वो यहाँ से पास होगा, यहाँ से, और जो आई जी है जितना ये टॉलरेट कर सकता है, टॉलरेट का मीनिंग है जो ये डिविजन्स हैं, ये 0 है, ये आई जी है, तो ये फुल डिफ्लेक्शन देगा आई जी पर। तो बेटा आई माइनस आई जी करंट विल फ्लो अक्रॉस एस, आई जी विल फ्लो अक्रॉस जी। तो बेटा यहाँ पर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और जी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। तो बेटा यहाँ से आई जी इंटू जी विल बी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो यहाँ से एस की वैल्यू निकाल ली। तो इसका बेनिफिट देखो बेटा, यदि मुझे यहाँ पर 5 एम्पियर को मेजर करना है तो यहाँ पर 5 आई जी की वैल्यू पता ही होती है हमें, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो बेटा जितना आई मुझे चाहिए उसी के हिसाब से एस की वैल्यू को आप यहाँ पर सेटअप कर लो, ठीक है। तो बाय एडजस्टिंग वी कैन इंक्रीज द रेंज ऑफ करंट। 10 करना है तो उसके हिसाब से ऐसा आ जाएगा। 15 एम्पियर की यदि मुझे रेंज करनी है मीटर की, तो जो शंट की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग मुझे लेनी पड़ेगी, ठीक है। ओके बेटा, नाउ सेकंड क्वेश्चन कम्स की हाउ टू कैलकुलेट आई जी विद दिस एक्सप्रेशन। आसान है बेटा, इसको रीअरेंज कर लो, आई जी की वैल्यू ये आ जाएगी आई इंटू एस ओवर जी प्लस एस, ठीक है। ओके बेटा, एक और क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखो बिफोर कनेक्टिंग दिस एस रेजिस्टेंस था जी के इक्वल, अब हमने एस को इसके पैरेलल में कर दिया। पैरेलल में आपको पता है रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई एस प्लस 1 बाई जी। तो आर इक्विवेलेंट क्या बन गया, जी एस अपॉन एस प्लस जी। इसकी वैल्यू बेटा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर से बहुत कम है। तो इसका मीनिंग क्या है, जो एमीटर में गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया तो एमीटर का रेजिस्टेंस जी की वैल्यू से बहुत बहुत कम होता है, ठीक है। तो बेटा इसका मीनिंग समझे अब क्या है। जब मैं इस सेटअप को देखो, ये एस है, ये जी है, मान लो ये कोई सर्किट है, ये रजिस्टर है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसका रजिस्टेंस तो बहुत बहुत कम है, तो इट विल नॉट चेंज द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। क्लियर? ओके बेटा, नाउ second use I have conversion of galvanometer into voltmeter। बेटा गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने, तो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर। क्लियर? तो हम वोल्ट मीटर को जिस रजिस्टर के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल निकालना है तो उसके पैरेलल में मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो बेटा वोल्ट मीटर की पहचान क्या होनी चाहिए। सपोज करो अगेन ये वोल्ट मीटर मैंने लगाया, आ रही ये सर्किट, ये करंट। यदि बेटा इनिशियली मैं गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में अटैच करूँ आर के, तो बेटा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो बहुत हाई होता है, सॉरी कम होता है, तो मैक्सिमम करंट तो यहाँ से फ्लो कर जाएगा, तो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो अक्रॉस आर। तो बेटा जब इसके क्रॉस करंट ही चेंज हो गया तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो भी चेंज हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर जो पोटेंशियल को मेजर करेगा वो ओरिजिनल पोटेंशियल नहीं होगा, लेकिन जब हम इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वेरी वेरी हाई होता है। तो यहाँ से जो करंट है, ये करंट का जो मैक्सिमम पार्ट है ये यहाँ से फ्लो करेगा। लिटिल बिट करंट विल फ्लो अक्रॉस वी अक्रॉस वी एंड दिस करंट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो बट आप ये भी कह सकते हैं कि ओरिजिनल करंट आई था तो इसके क्रॉस भी अभी आई ही फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ इसका जो रेजिस्टेंस है वेरी हाई होता है, तो करंट विल नॉट गो अक्रॉस दिस पार्ट। तो बेटा आई इंटू आर, तो वोल्ट मीटर विल मेजर द ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। तो बेटा अब देखते हैं कि करना क्या है। सिंपल सी बात है, मुझे गैल्वेनोमीटर का जो गैल्वेनोमीटर जी था इसका रेजिस्टेंस हाई है, तो मुझे कुछ इसके साथ ऐसा अटैच करना पड़ेगा ताकि पूरे सेटअप का जो रेजिस्टेंस है हाई बन जाए। तो मैं बेटा करूँगा क्या, जी के साथ वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करूँगा सीरीज में, तो टोटल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना बन गया, आर प्लस जी, विच इज़ वेरी वेरी हाई। तो बेटा आई जी करंट क्या है, करंट फॉर विच जी गिव्स फुल डिफ्लेक्शन, तो टॉलरेट अमाउंट ऑफ करंट वी है रिक्वायर्ड रेंज ऑफ वोल्टेज। सपोज करो वोल्ट मीटर की रेंज मैंने कर दी 0 to 5, तो वो वोल्ट मीटर 5 वोल्ट को मेजर कर सकता है मैक्सिमम। यदि मैं इस वी को बढ़ा के 10 करना चाहूँ तब मुझे क्या करना पड़ेगा,
तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, उसके लिए हमें आर की वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ कैसे। बेटा ए बी के क्रॉस जो पोटेंशियल है, सपोज करो आपके पास ये रजिस्टर था, इसके पैरेलल में आपने ये वोल्ट मीटर की डिवाइस लगा दी, तो इसके क्रॉस मुझे पोटेंशियल V मेजर करना है, तो वही V इसके इक्वल होगा। तो बेटा ये V किसके इक्वल है, यहाँ पर करंट कितना IG, यहाँ पर करंट था ओरिजिनल I, तो I में से लिटिल बिट करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, तो IG इंटू जी प्लस आर वो V के इक्वल हो गया। तो यहाँ से R की वैल्यू निकल गई V अपॉन IG माइनस G। V है रिक्वायर्ड रेंज ऑफ वोल्टेज, IG करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो बेटा मुझे मान लो V की वैल्यू 10 वोल्ट चाहिए, मीनिंग क्या है, वोल्ट मीटर मुझे बनाना है 10 वोल्ट का, तो उसी के हिसाब से R की वैल्यू को एडजस्ट कर लो। यदि मुझे V की वैल्यू बढ़ानी है तो R की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने रिक्वायर्ड वोल्टेज मुझे चाहिए उसी के अकॉर्डिंग R की वैल्यू को एडजस्ट कर लो। पिछले केस में शंट रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती थी करंट की रेंज, यहाँ पर वोल्टेज की रेंज इस R पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो बेटा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट G प्लस आर, इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन G। तो बेटा एडवांटेज क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर बिकम्स सो हाई दैट इट डज नॉट विड्रॉ द हाई अमाउंट ऑफ करंट, केवल ओरिजिनल में से लिटिल बिट करंट को ही अपने क्रॉस आने देगा, और जिसकी वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? सो बेटा विद इट आई एम फिनिशिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड its applications in ammeter and voltmeter. Now beta with it I am finishing the second chapter of unit 3rd. Now only one chapter is pending, that is earth magnetism. बेटा इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म के बारे में, कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिज्म कैसे आता है, कोई भी करंट लूप है तो उसके लिए मैग्नेटिज्म हम कैसे डिफाइन करेंगे, अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, तो उसको पढ़ने के लिए हमें किस किस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो बेटा हैव अ नाइस डे।